हमें ये जानना है कि नंबर कैसे अच्छा लाना है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि नंबर भी ज्यादा लाएं और आप स्मार्टनेस भी अच्छे रहें, एज ए होल आपका नॉलेज हो, स्किलफुल हो, आप जिस काम को कर रहे हो उसमें आप काफी स्किल्ड हो। तो अब जैसे मान लो आपको अच्छी क्रिकेट खेलने आती है और मैच में आप नहीं खेल पाते हो, और ऐसे बहुत नाम है, तो कोई मतलब नहीं है। तो मैच में भी आपका नंबर हो और नाम भी हो कि भाई सिक्सर मारता है, तो दोनों अलग अलग चीज है। तो स्किल भी चाहिए, जिंदगी में सफल होना एक अलग चीज है। आईएएस कर सकते हो 55% मार्क्स है तो भी आईएएस कर सकते हो, लोगों ने किया है, और 90% मार्क्स है तो भी नहीं कर सकते हो आईएएस। तो लेकिन मैं यहाँ पे सिंपली आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे पास जो ये मॉडल है ये किससे काम करता है, किस तरह का कंडीशन है, ठीक है। तो ये पूरे तौर पे एक कंडीशन है, एक ब्लूप्रिंट है जो आपको समझने की जरूरत है। वो एग्जाम ब्लूप्रिंट है, मैं कह रहा हूँ डिग्री ब्लूप्रिंट है, स्ट्रेटजी है। हाँ, स्ट्रेटजी है और कुछ नहीं है। ये मत समझिएगा कि नंबर को मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ। मैं डिग्री वर्सेज स्किल में मैं कभी भी स्किल को, डिग्री इज योर एंट्री पास, स्किल इज योर वीआईपी पास। यस, if you are working on yourself you become legend, if you are working on marks you only survive। yes sir, understand। तो मार्क्स लेके आ गए, कुछ नहीं होना है, कोई छोटी मोटी जॉब हो जाएगी, ठीक है। तो अल्टीमेटली लीजेंड बनने के लिए दुनिया में जितने भी बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने बड़ा नाम कमाया, उनके नंबर बहुत अच्छे नहीं थे। पर इसका मतलब ये नहीं है, पर ये भी एक बहुत बड़ा क्या कह रहे मिसकॉन्सेप्शन है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे नंबर थे, ठीक है। तो ये मिसकॉन्सेप्शन भी मत पालिए कि नंबर अच्छा होना जरूरी नहीं है, ठीक है। अच्छे नंबर वाले भी दुनिया में बहुत अच्छे किए हैं। तो ये दोनों चीज है। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं टीना रावी का 1990 लाके तब वो आईएएस फर्स्ट रैंक लेके आ गई। बिल्कुल, वही सामने एक 12th फेल मूवी भी आई है जो 12th में फेल होने के बावजूद आज एक अच्छी पद पर है, आईएएस ऑफिसर है। ऑब्वियसली, तो ऐसा नहीं कह सकते। तो 10+2 के बाद लड़के जनरली स्टूडेंट जो है ढीले पड़ जाते हैं। उसके बाद भी आपने बीएससी में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, ऐसा कैसे संतुलन बना के रखा। ये मेंटेन करना, वही सर, सक्सेसफुल होना एक अलग बात है और उस सक्सेस को लगातार मेंटेन करना वो बहुत ही बड़ी बात है, वो बहुत मुश्किल भी होता है। और सब मुश्किल तो देखो सामने आई, क्योंकि जब यहाँ पर आए तो मतलब थोड़ा मतलब जैसे शिफ्ट हुआ, शिफ्ट क्या साइंस बैकग्राउंड साइंसेस का था, पर जैसे स्कूल लाइफ होती है, आपको डेली स्कूल जाना है, क्लासेस लेनी है, मतलब पूरा फिक्स शेड्यूल है, 2 बजे छुट्टी होगी और आप पूरा बंधे रहते हैं, ट्यूशन जाना है। पर कॉलेज में आके वहाँ पे कंट्रोल होता है फैमिली का, स्कूल का, एक इंस्टीट्यूशन का। जैसे हम सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो एक इंस्टीट्यूशन कंट्रोल करता है आपको। बिल्कुल, पर कॉलेज भी एक इंस्टीट्यूशन है जो आपको कंट्रोल नहीं करता, आपको कंट्रोल अपना खुद जमाना होता है कॉलेज में, क्योंकि यहाँ पे आप थोड़ा एडल्ट ग्रोन अप हो चुके हैं, है ना। तो सर यहाँ अगर एक सेकंड इसमें हम जोड़ेंगे, अगर आप खुद को कंट्रोल नहीं करेंगे तो आप जो है सोसाइटी के गुलाम हो जाएंगे, स्वतंत्रता के गुलाम हो जाएंगे। यू विल बी द स्लेव ऑफ फ्रीडम। यस सर, अंडरस्टैंड। सो कंट्रोल करना और डिसिप्लिन रहना ये फ्रीडम है, और अनकंट्रोल रहना ये स्लेव ऑफ फ्रीडम है। यस सर, बिल्कुल, प्रोसीड। हाँ, तो यहाँ आने के बाद भी आपका थोड़ा स्ट्रक्चर चेंज हुआ, बहुत सारी चीजें चेंज हुई, लेकिन यहाँ और वहाँ में क्या फर्क है आप बता रहे थे? बिल्कुल सर, सर वहाँ पे ना एक रेगुलेशन रहते हैं, मतलब स्ट्रिक्ट रेगुलेशन। जैसे मैं एग्जांपल लूंगा हिटलर का, कि हिटलर ने पूरा स्ट्रिक्टली सबको मैनेज किया तो कंट्री ठीक से चला। अब कोरिया में भी ऐसे चलता शासन, तो वहाँ डिसिप्लिन लोग रहते हैं, जापान में है, चाइना में है, और इंडिया में आपको पता है डेमोक्रेसी, अपनी स्वतंत्रता। यहाँ पर थोड़ा डिसिप्लिन यही लैक कर जाता है, क्योंकि यहाँ पे व्यक्ति जो है मेरा मानना ऐसा है डिक्टेटरशिप थोड़ी जरूरी होती है, गवर्नमेंट। एक्चुअली इट इज नॉट डिक्टेटरशिप, इट इज कंट्रोल। ठीक है, हाँ ठीक है। कंट्रोल को हम लोग गलत तरीके से डिफाइन करते हैं डिक्टेटरशिप में। डिक्टेटरशिप का मतलब किसी भी चीज का एक्सट्रीम गलत है। जैसे कि इमाइल दरखाम बहुत बड़े वैज्ञानिक, वो कहते हैं अल्ट्रिस्टिक सोसाइटी होता है, जब बहुत ज्यादा सोसाइटी का दबाव होता है, नियम कानून हो जाएंगे, अनुशासन ज्यादा होगा तो आत्महत्या होगी, और बहुत ज्यादा फ्रीडम होगा तो भी आत्महत्या हो जाएगी, क्योंकि आपको लगेगा यार कोई नहीं है मेरा, ठीक है, ईगो हावी हो जाएगा। तो दोनों चीज गलत है, बल्कि दोनों के बीच की चीज चाहिए। तो कॉलेज आपको प्रोवाइड करता है कि भाई कॉलेज में आप टीचर से मिलो, जाओ आओ, ठीक है, सब चीज आपके भी कंट्रोल में, टीचर के भी कंट्रोल में। लेकिन वहां पे आपका स्कूल में ना 100% कंट्रोल उनके हाथ में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे असल में बैलेंस करना बच्चों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो 90% बच्चे नहीं कर पाते, क्योंकि उनको क्या लगता है ना, पिंजरे में बंद थे, निकल गए, अब चलो भाई अब पूरी दुनिया अपने साथ है, तो बिगड़ जाते हैं। एग्जैक्टली। और फिर उनको दो पल का मौज होता है ना, वो उनको लगता है कि मतलब बहुत बड़ा है, लेकिन वो ये बात समझ नहीं पा रहे हैं जो आपकी 18 से 28 की उम्र है, 10 साल। अगर इन 10 सालों में आप इसमें आपको आजादी मिलेगी, क्योंकि आप 18 प्लस हो चुके हैं, कॉलेज में आओगे तो आपको आजादी मिलेगी। अब आपने तो किस तरीके से लिया, तो ये जो फॉर्मूला है 18 to 28, अगर आपने इस 28 तक अगर आपने कुछ नहीं किया तो फिर आपकी पूरी जिंदगी फिर घिसने वाली है। और अगर आप इनमें घिस लिया अपने आपको तो फिर पूरी जिंदगी निखरने वाली, पूरी जिंदगी आपके कंट्रोल में है। नहीं तो ये जो आजादी है जिसकी बात कर रहे हैं, मैं एक्चुअली इसको गुलामी कहता हूँ। आजादी की गुलामी, बिल्कुल, ठीक है। किसी इंसान को बर्बाद करना है ना, उसको आजाद छोड़ दो, बिल्कुल सही बात है, एकदम अनकंट्रोल छोड़। अब देखो पतंग का एग्जांपल दो, पतंग का धागा जब तक रहेगा तुम्हारे हाथ में ना, पतंग ऊपर जाती रहेगी। तो पतंग का धागा एक बार छोड़ दो तो क्या होगा, चले जाएगी, गिर जाएगी, ठीक है। वैसे ही लड़कों के साथ, स्टूडेंट के साथ वही
सब वही धागा करता है 12th के बाद और फिर वो नीचे गिरना शुरू हो जाता गिर जाते है। हैं, उनको लगता है कि हम आजाद है। आजाद हैं, हाँ। पर वो आजादी उनका विनाश कर रही है और समझ नहीं पाते। ये चीज है। तो सर ये फर्क आया कॉलेज में आने के बाद। बिल्कुल, और आप तो खैर हर लेवल पे चीजों को होलिस्टिक अप्रोच में अंडरस्टैंडिंग है, सब चीज है, जी सर। बहुत अच्छी बात है, इसलिए मैं पॉडकास्ट भी कर रहा हूँ आपका। आपकी पढ़ाई का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है? क्या मतलब इस चीज को लगातार लेके चल रहे हैं, इसमें क्या है आखिर, क्या जी सर। बोलेंगे? सर ये ना मैंने बहुत कम में बात की है, लेकिन चलो आज फिर मैं मतलब थोड़ा सा डिकोड करता हूँ कि मेरा लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग कैसा है और मैं किस तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी प्लान करता हूँ एग्जाम से पहले। क्योंकि सर वो एग्जाम से पहले जो एक हफ्ता होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये हम लोग सब इक्वल पढ़ते हैं, जितना भी टॉपर होगा वो भी उतना ही पढ़ेगा, जितना एवरेज होगा वो उतना ही पढ़ेगा। बस वो एक हफ्ता कैसे डिटरमाइन करता है कि आप कितने स्कोर कर पाएंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब सर उसके बारे में मैं अपनी स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ जो मेरे सूट करता है। पहले तो आपको पहचानना कि आप किस तरह के व्यक्तित्व हैं। तो मेरा क्या था बचपन से, मुझे 8 तक तो मतलब मुझे दिक्कत होती थी कि मैं लर्न करता था, लेकिन 8 के बाद सिलेबस इतना बढ़ गया कि लर्न करना अंडरस्टैंड पॉसिबल नहीं था। तो उस टाइम पे क्या है कि अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी बढ़ानी पड़ी, मुझे समझने पे फोकस करना पड़ा मजबूरी में, क्योंकि लर्न करना इम्पॉसिबल था मेरे लिए, क्योंकि इतना पूरा चैप्टर आप इतने लर्न कर लो 10 मिनट, फैक्ट बहुत ज्यादा आ चुके थे। तो बेटर था अंडरस्टैंडिंग पे वर्क करो। तो पूरे साल आप सिलेबस पढ़ो, कंसिस्टेंसी बनाए रखो। अगर आप पूरे साल 2 घंटे डेली पढ़ रहे हो तब भी काम बन जाएगा। अंडरस्टैंडिंग रखो। लास्ट का बात है 1 हफ्ता। उस 1 हफ्ते के अंदर जो भी आपको दिखता है कि जो फैक्ट जो आपको लर्न नहीं है, समझ आपने सारा रखा है, आपको राइटिंग स्किल्स आती है। मेन चीज राइटिंग स्किल्स सर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपने मास्टर करनी है अपने 12th तक। अगर आप 12th तक राइटिंग स्किल मास्टर नहीं कर पाए हो तो फिर उसके 12th के बाद भी टाइम अभी भी बचा हुआ है, तभी मास्टर कर लो, तो आप कहीं भी परफॉर्म कर जाओगे। राइटिंग स्किल मेरे पास आ चुकी थी 12th तक। सर 10th तक मैं सीख चुका था कि हाउ टू राइट, कैसे अच्छे से आंसर लिखने हैं। फिर बात आती है कंटेंट की। कंटेंट आपने साल में पढ़ा है, समझा हुआ है, तो आपके पास कंटेंट लॉट है, लेकिन अब आपको उसको प्योरीफाई करना है, क्योंकि कंटेंट में बहुत सारी त्रुटियां भी होती हैं। रिफाइनमेंट करते हैं और उसमें एडिशन करते हैं फैक्ट्स का। अब वो मैं एग्जाम से पहले, मेरी आदत है कि सर मैं ना एग्जाम से पहले शॉर्ट नोट बनाता हूँ। बिल्कुल, मुझे वो एक पेज के अंदर, जैसे मान लो 1 यूनिट है, तो उस पूरी 1 पेज के अंदर पूरी इतने छोटा लिखता हूँ कि बस मेरे अलावा पढ़ नहीं पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो मेरा तरीका है, क्योंकि मुझे बिना लिखे लर्न नहीं होता है। तो मैं क्या करता हूँ, मेरी आदत है बचपन से ही, जैसे 12th में रिएक्शन थी, 100 रिएक्शन सारी एग्जाम में, तो 1 पेज के अंदर इतने बारीक बारीक लिख दिया रिएक्शंस को कि 1 पेज के अंदर सारा रिएक्शन कवर हो गई। मैं केवल एक बार उस पेज को देख लूं तो मेरा पूरा रिएक्शन रिवाइज हो जाता है, क्योंकि पेज पलटने का टाइम भी नहीं होता है। नहीं है ना, यही बात मैं बताता हूँ अक्सर अपने स्टूडेंट्स को कि पॉइंट वाइज नोट बनाओ। नोट आपका जो है ना, जो पूरी किताब है, एक किताब है, एक पेपर ना, एक पेपर तो 1 पेज में होना चाहिए। एग्जैक्टली 8 पेपर है, अगर आपका एमए की बात मैं कर रहा हूँ तो 8 पेज में होना चाहिए। अगर आप इंटर में हैं, 10 यूनिट है आपका, तो 10 पेज में होना चाहिए। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप जो है ना 500 बार रिवीजन कर सकते हैं, 100 बार रिवीजन कर सकते हैं। उसका ये फायदा है कि जब तक रिवीजन नहीं होगा तो आप प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है। और आपने एक बहुत अच्छी बात कही, कंसिस्टेंसी। जब आप साल भर पढ़ेंगे तो सबसे, इससे बड़ा कोई सीक्रेट नहीं है, कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी। एग्जैक्टली सर, ये तो रूल है, रूल है बिल्कुल।